यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। सरकार, लास्ट दो केसेस, जीएसटी, एथिक्स, आई थिंक समझ में आया बेटा। लास्ट दो केस जो हमने पढ़े वो अब सर केस नंबर 3 और 4 अब हम पढ़ने वाले सरकार। पर पॉइंट ये सर कि आपने अगर नोट किया हो तो हमने जो ऑफेंसेस पेनल्टीज में बोगस बिल के ट्रांजेक्शन पढ़े, जो हमने अदर पेनल्टीज के प्रोविजंस पढ़े, सर मोर और लेस वही बातें यहाँ पे कही हुई है सर। जो हमने प्रोविजंस जीएसटी के पढ़े हुए उन्हीं को यहाँ पे इंटरप्रेट करके इंप्लीमेंट किया हुआ है कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा है। आइए मालिक, हम चालू करते हैं केस स्टडी नंबर 3। मस्त पॉइंट है सर, देखना ध्यान से। अच्छा केस है बेटा। फैक्ट ऑफ द केस, एबीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, जिसको प्यार से हम बोलेंगे क्या, एबीसी, अ फर्म ऑफ सीए was empaneled with commissioner of GST for appointment as special auditor under section number 66। याद आया बेटा स्पेशल ऑडिट? और भाई स्पेशल ऑडिट में क्या होता है सर, कमिश्नर के पास पावर है कि अगर किसी असेसी को, सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबोव रैंक वाले ऑफिसर को लगता है कि इसने वैल्यू से डिक्लेयर नहीं किया है या इसने आईटीसी सही नहीं ले रखा है, तो ऐसे केस में वो ऑफिसर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है बेटा। हाँ है ना भाई? वो स्पेशल ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा या कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे। पर सर दोज शुड बी नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। तो कमिश्नर क्या करता है बेटा, एक सीए फर्म्स का सर एम्पेनलमेंट करके रखता है बेटा कि ये जो मेरे एम्पेनल्ड सीए फर्म्स है जो एलिजिबल है उन्हीं में से एक को मैं अपॉइंट करूंगा बच्चों। तो आपकी फर्म एम्पेनल्ड है फॉर अपॉइंटमेंट एज स्पेशल ऑडिटर अंडर सेक्शन 66। वेरी गुड। X Limited, a registered person under GST, was selected by the office of the commissioner for special audit। सर स्पेशल ऑडिट के लिए उसको सेलेक्ट कर लिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 66 फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ इरेगुलरिटीज नोटिस ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न्स। सरकार, एक्स लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में मामला गड़बड़ था बेटा, इसलिए उसको सेलेक्ट कर लिया गया ऑडिट के लिए बेटा। अब ABC was nominated by the office of the commissioner for special audit of X Limited। Assume that the following events unfolded in relation to the appointment and the audit procedure। भाई साहब, एबीसी को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर और उन्होंने क्या कारनामा किया ऑडिट के टाइम पे, देखना ध्यान से। The appointment of the special auditor was based on undertaking furnished by the firm that the partners or any of the relatives are not directly or indirectly related to the auditee बेटा। ऑब्वियसली सर जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है तो सर ऑडिटर को उससे पहले डिक्लेरेशन लिया जाता है कि जिस कंसर्न की हम ऑडिट करने जा रहे हैं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन है बेटा उनसे। हाउएवर, while submitting the declaration in relation to such appointment, if ABC fails to disclose the fact that spouse of one of the partners of ABC is working under full-time employment as head of tax department of the auditee, that is X Limited, तो what will be its implications? मतलब क्या हुआ साहब, जब अपॉइंटमेंट किया ABC का सीए फर्म का किसके लिए, X Limited का स्पेशल ऑडिट करने के लिए, तब उसने बताया ही नहीं कि जो फर्म के हमारे पार्टनर है उसकी वाइफ वहां पर टैक्स डिपार्टमेंट की हेड है। तो सर ये उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे सर? सबसे पहली बात, चलो बाकी के इश्यू हम पढ़ने से पहले ये देख लेते सर। सर एक तरह से उस सीए ने क्या किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, फॉल्स अंडरटेकिंग सबमिटेड बिफोर द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर अंडर जीएसटी एंड द ऑडिट एंगेजमेंट अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ सच अंडरटेकिंग। आपने अंडरटेकिंग दिया कि हम रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप रिलेटेड थे फिर भी रिलेटेड नहीं हो, ऐसा आपने डिक्लेरेशन दिया। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है ये बच्चा। क्लियर? और सर ऐसे केस में जो आपने डिक्लेरेशन दिया है फॉल्स, उसके लिए क्या होगा देखना ध्यान से। द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट एज स्पेशल ऑडिटर included that the partner or any of the relatives of the partner are not directly or indirectly linked to X Limited, that is the auditee, and if spouse of one of the partners of the ABC working as a head of the tax department of the auditee, तो सरकार इसका मतलब आप रिलेटेड थे पर आपने डिक्लेरेशन सही नहीं दिया। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द सेड फैक्ट इन द अंडरटेकिंग and other engagement documents and accepting such engagement tantamount to submission of false undertaking by a CA firm to the government authorities। अब उसने क्या किया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया टू द CA firm by the CA firm to the government। Further a question may be raised about the independence of the audit team। मतलब सर आपका रिलेशन है तो हमको आपने जो ऑडिट किया है उसकी सर ऑडिट क्यों करते ताकि विश्वास हो पाए, तो अब हमें उस ऑडिट टीम का इंडिपेंडेंस पे ही शक होने लग गया बेटा। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट स्पाउस ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स
of the firm is holding a key position in X Limited, that is the auditee. इसलिए उसने जो ऑडिट किया है उसी पे क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि सही ऑडिट है कि नहीं बेटा. ओके, डन. सेकंड पॉइंट, सेकंड और थर्ड दोनों साथ में पढ़ना बेटा. पहले सेकंड पढ़ेंगे फिर थर्ड. ऑब्वियसली मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ट्रांसफर रिलेटेड टू ट्रांसफर टू रिलेटेड पार्टीज. मतलब सर वैल्यू ऑफ स्टॉक में एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपने रिलेटेड पर्संस को, रिलेटेड पार्टीज को सप्लाई किया और उसमें मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ट्रांसफर टू रिलेटेड पार्टीज बाय द ऑडिटी वर नोटिस्ड बाय एबीसी. एबीसी ने स्पेशल ऑडिट करते वक्त देख लिया, नोटिस भी किया कि साहब यहाँ पे वैल्यूएशन में गड़बड़ है. इफ एबीसी फेल्स टू डिस्क्लोज दिस मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इन द ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू द कमिश्नर ऑफिस, व्हाट विल बी इट्स इम्प्लीकेशन. मतलब इसने इरेगुलरिटीज फाइंड कर ली पर इसने कमिश्नर को बताया नहीं, साहब ऑडिट रिपोर्ट में लिखा ही नहीं कि ऐसा वैल्यूएशन में इशू है, तो क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लो बेटा. द इनपुट टैक्स क्रेडिट claimed by X Limited, that is the auditee, under form number GST ITC 01. सर ITC 01 याद है बेटा क्या होता है? फॉर्म नंबर GST ITC 01 क्या होता है बेटा? जब आप मान लो कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो या एग्जिम गुड्स से आप टैक्सेबल हो गए बेटा, आप अनरजिस्टर्ड तब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो स्टॉक का क्रेडिट जो मिलता है बेटा, वो स्टॉक का स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर GST ITC 01. अब सर द ITC पढ़ना, द ITC claimed by X Limited, that is the auditee under ITC 01, was certified by one of the associates of firm of ABC in favor of X Limited. सर ABC का कोई एसोसिएट फर्म था बेटा, उसने ही सर्टिफिकेट दिया था बेटा. Such certificate was based on incorrect facts. ओ लो साहब, ITC लिया और वो भी गलत ITC लिया और ये सर्टिफिकेट भी लिया CA का, वो भी गलत था बेटा. सर और जिस फर्म ने सर्टिफिकेट दिया वो एबीसी जो ऑडिटर था यहाँ पे उसका रिलेटेड पर्सन था, मतलब उसका कोई एसोसिएट फर्म था बेटा. सच सर्टिफिकेट वाज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट एंड अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 18. क्रेडिट नहीं मिला चाहिए, फिर भी ले लिया. हाउएवर इफ एबीसी फेल्स टू एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस एंड द सर्टिफिकेट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय एबीसी एज एन ऑडिट प्रोसीजर and is relied upon at the time of finalization of the audit report and submission of finding, what will be its implications. मतलब एबीसी ने क्या किया बेटा, जब ऑडिट किया स्पेशल ऑडिट, उस टाइम पे उसको ये पता पड़ा कि इसने गलत स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करके सीए फर्म से भी गलत सर्टिफिकेट लेके और फिर आईटीसी लिया. ये बात पता पड़ गई किसको, एबीसी को, पर इसने अपना ड्यू डिलिजेंस अपनाया नहीं, इसने फॉलो नहीं किया ड्यू डिलिजेंस और सर उस सर्टिफिकेट को ही मान ले कि सही है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ और आईटीसी जो लिया वो सही लिया बेटा. मतलब आपको अपॉइंट क्यों किया भाई, स्पेशल ऑडिट करवा क्यों रहा है गवर्नमेंट आपसे, ताकि जो इसने गलत क्रेडिट लिया है उसका पकड़ा पाओ, इसने जो गलत वैल्यू डिक्लेयर किया है उसका पकड़ पाओ. ये दोनों ही कारनामे आपने नहीं किए बेटा, तो ऐसे केस में इट मींस यू आर हेल्पिंग देम. इसका मतलब वो सीए फर्म भी हेल्प कर रही है उस एसएससी को टू इवेट द टैक्स. एंड सर इफ यू आर हेल्पिंग एनीबडी टू इवेट द टैक्स तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी आप पे अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ ना भाई सर. और सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है बेटा, कि अगर कोई पर्सन इज एडिंग और हेल्पिंग इन कमिटिंग एनी ऑफेंस, तो ऐसे केस में साहब आप भी पेनल्टी के लिए लायबल रहेंगे, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 का बेटा. क्लियर, पढ़िए बेटा. अच्छा अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दे रखा है बेटा, वो पढ़ना बेटा. अच्छा अब ये ध्यान रखना, जो पेनल्टी इस केस नंबर 2 के लिए लगेगी वही इंप्लीकेशन केस नंबर 3 के लिए भी रहेगा बेटा. तो इंस्टीट्यूट ने क्या दोनों के लिए आंसर सेम दिया बेटा, एक आंसर दिया, पर हेडिंग के अंदर और इस कंटेंट के अंदर इन्होंने केवल आईटीसी के लिए जो बात की थी वही लिखी बेटा. पर आप ध्यान रखिएगा यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो आंसर दे रखा है ये आंसर दोनों के लिए सेम आंसर है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिए बेटा. ओके बच्चों, क्लियर. तो अभी ये जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि इसमें इंप्लीकेशन क्या रहेगा, ये पॉइंट नंबर 2 और 3 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है. सर एबीसी ऑडिट टीम did not exercise due diligence to ascertain that ITC availed by X Limited is not in compliance with GST provision. मतलब आपने जो ITC लिया वो सही नहीं है. Instead, ABC relied on certificate issued by its own associate firm which justified the incorrect ITC claimed by X Limited. In such a scenario, both ABC and associate firm which issued the certificate to justify the ITC were aiding or abetting X Limited in wrongful availment of credit, which is also an offense
punishable with penalty under section number 122 subsection 3. This offense may also be punishable with imprisonment. हाँ है ना भाई, हमने पढ़ रखा ना बेटा. सर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग रुपीज 2 crore है, अरे याद आया बेटा, जेल के प्रोविजंस बच्चों. तो सर एंड फाइन अंडर सेक्शन नंबर 132 subsection number 1. Clear, depending on the amount of default involved and subject to specified condition. Further, ABC as well as its associate firm may be held guilty of professional misconduct. Clear, done. अच्छा, अब इन्होंने जो बातें लिखी वो केवल आईटीसी को लिखी है बेटा. अब आप सेम बात इसके लिए भी समझ लो बेटा. अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वैल्यूएशन के केस में थी और इसने रिपोर्ट नहीं किया, उसको इसने डिस्क्लोज नहीं किया उस मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को, तो अगेन सर दे आर हेल्पिंग देम टू इवेट द टैक्स. तो अगेन सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी लगेगा बेटा. जेल के प्रोविजन भी अट्रैक्ट होंगे 132 सबसेक्शन 1 वाले बेटा. एंड सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है. तो मतलब इंप्लीकेशन दोनों ही केस में सेम थे बेटा. क्लियर. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी वो केवल आईटीसी के लिए लिखी. आप स्टॉक वैल्यूएशन का भी सेम पॉइंट समझेगा. आइए केस नंबर 3, पहले केस नंबर 3 सॉरी केस नंबर 4 मतलब. तो आप चाहे ना सर तो ऐसा भी कर सकते हैं अपने बुक के अंदर. यहाँ पे लिखो 2 and 3 का इंप्लीकेशन बेटा, और यहाँ लिख दो 4th का इंप्लीकेशन बेटा. चलिए, एबीसी रिसीव्स अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम एक्स लिमिटेड इन द नेम ऑफ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड. ओ हो भाई साहब, ये सीएफएम को अपॉइंट किसने किया? सर कमिश्नर ने नॉमिनेट किया है. कमिश्नर सर इनकी फीस फिक्स करता है और डिपार्टमेंट ऑडिट फीस देता है. ये हमारी सीएफएम एबीसी भाई साहब ने क्या किया, वो क्लाइंट जिसके ऑडिट करने गए थे, वो असेसी जिसके ऑडिट करने गए थे, उससे फीस ले ली रहे. मतलब रिश्वत ही तो है बेटा ये. हाँ है ना भाई, 5 लाख रुपए की फीस. तो साहब रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर स्पेशल ऑडिट फ्रॉम ऑडिटी मालिक, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? सर सिंस आपको पता है जीएसटी में अगर किसी ऑफेंस के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दे रखी है तो जनरल पेनल्टी लगेगी. जनरल पेनल्टी सेक्शन नंबर 125 की पेनल्टी इस पे लग जाएगी बेटा. देखिए, द कंसिडरेशन फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 66 इज पेएबल बाय द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली रिकवर्ड फ्रॉम द ऑडिटी. In the present case, the receipt of ₹5 lakh from X Limited, that is the auditee by ABC, is an offence under the GST provision, and the same is liable to penalty under general penalty under section number 125, apart from other penal provisions under GST law. Clear. Further, this will also have an impact on independence of the auditor बेटा. Clear. इसने फीस लिया है, क्लाइंट से पैसा ले लिया बेटा, मतलब असेसी से पैसा ले लिया, मतलब सर कहीं ना कहीं रिश्वत हो गया बेटा ये. तो इसने जो ऑडिट किया उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि ऑडिट सही है कि नहीं बेटा. क्लियर, डन. इसी के साथ भारत माता की जय. ये केस स्टडी नंबर 3 भी खत्म होता है. अब आई होप समझ में आएगा. इजी पॉइंट था, कोई टफ नहीं था बेटा. आओ बच्चों, केस नंबर 4 जो ना धमाल है बेटा, मस्त पढ़ते हैं, मस्त वाला पॉइंट. केस स्टडी नंबर 4, फैक्ट्स ऑफ द केस. सबसे पहला, ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन, जनरल बिजनेस समझना. A Limited is engaged in the business of manufacturing cotton yarn. Okay साहब, cotton yarn बनाता है बेटा ये. Wherein cotton is the principal raw material in the manufacturing process. Obviously, the price of cotton varies depending on the market conditions and is dependent on various external factors बेटा. ठीक है, प्राइस वेरी करता रहता है कॉटन का, which is the principal element in cotton yarn बेटा. Obviously, Mr. X is a tax consultant of A Limited. ओके भाई साहब, ए लिमिटेड कंसल्टेंट कौन है? एक्स. ये बेचारा एक्स ही फंस रहा है हर केस में बेटा. मिस्टर एक्स एडवाइसेस ए ऑन जीएसटी कंप्लायंसेस. एक्स इज नॉट अ सीए बेटा. देखो सीए लोग गलत काम नहीं करते बेटा, बस वो ऑडिट वाले केस में, पिछले वाले केस में गलत कर दिया, हो गया इंसान. इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेंशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ए लिमिटेड सॉट अ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक्स. ए लिमिटेड ने लोन के लिए अप्लाई किया अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बेटा. As per the bank, the turnover and profitability criteria of A Limited were not meeting the benchmark of the bank for sanction of any loan facility बेटा. मतलब A Limited का टर्नओवर भी कम था, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम थी बच्चा. तो उसने बोला कि नहीं हम तो लोन नहीं देंगे. तो इन्होंने दिमाग लगाया कि टर्नओवर को कैसे बढ़ाया जाए, तो बोगस बिल इशू किया. देखना ध्यान से. Accordingly, the following actions were undertaken by Mr. X, being the tax consultant of A Limited. अब A को लोन लेना था बेटा, उसने क्या किया? अब साहब बैंक तो लोन दे नहीं रहा बेटा. अब एक्स से बात करी, भाई टर्नओवर बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, कुछ तो दिमाग लगा, तो बोगस बिल का ट्रांजैक्शन करवाया. अब देखना बोगस बिल का ट्रांजैक्शन कैसे करवा रहा मिस्टर एक्स. तो ये जो केस स्टडी है, मोटा मोटी हमने जो बोगस बिल के पॉइंट पढ़े वही है सर. अ सेपरेट एंटिटी बी लिमिटेड, पर इसमें ट्रांजैक्शन सीखना मजा आएगा बेटा आपको. तो जीवन में कभी गड़बड़ करने तो ध्यान रहेगा.
A separate entity, that is B Limited, was incorporated and directors of A Limited were appointed as director in B Limited also बेटा. सर एक डमी कंपनी बनाई, एक और कंपनी बना दी साहब जिसका नाम क्या था, बी लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर वही थे जो ए के थे बेटा. This ensured that control of B Limited remains with the director of A Limited. सेम डायरेक्टर तो कंट्रोलिंग रहेगा बेटा, कोई दूसरा डिसीजन नहीं हो पाएगा. Further, B Limited obtained GST registration as a manufacturer of yarn. Okay. B ने क्या किया बेटा, रजिस्ट्रेशन ले लिया एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ यार्न, वेयर इन मिस्टर एक्स असिस्टेड बी लिमिटेड इन ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन. बेटा सब काम तो एक्स ही कर रहा था बेटा, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया बेटा. मिस्टर एक्स ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडिंग फेक डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन. पहला ऑफेंस तो ये हो गया बेटा कि रजिस्ट्रेशन जो लिया वो फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे लिया बेटा, है ना. चलो इसका इंप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको बेटा. फर्स्ट, जीएसटी इंप्लीकेशन. जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ बी लिमिटेड सॉट ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट. आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करते हो तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 12 का ये ऑफेंस है बेटा. और ऐसे केस में सर पेनल्टी लगेगा बेटा. सर एंड पता है सर, ऐसे केस में जेल भी लगेगी बेटा. देखना ध्यान से. फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स इज एन ऑफेंस लायबल टू पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ. मिस्टर बी दस बी लिमिटेड जिसने फेक डॉक्यूमेंट दिए इज लायबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 12. तो सर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 12 का पेनल्टी इस पे लगेगा. सर आओ मालिक, ये तो फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे रजिस्ट्रेशन लिया उसका बेटा. सब्सिक्वेंटली ए लिमिटेड स्टार्टेड इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस फॉर सप्लाई ऑफ यार्न टू बी लिमिटेड. मतलब ए लिमिटेड ने इनवॉइस इश्यू किए फॉर सप्लाई ऑफ यार्न टू बी लिमिटेड बेटा. ओके सर, मतलब सर ए लिमिटेड ओरिजिनली क्या करता था बेटा, कॉटन यार्न बना रहा था बेटा. क्लियर, जिसमें कॉटन काम आता है इनको. अब इन्होंने बी लिमिटेड एक कंपनी बना दी बेटा, और सर ए लिमिटेड ने बिल इशू करना शुरू कर दिया किसको, बी को, सेल का बेटा. कॉटन यार्न बेच रहा है बेटा. अब बी आगे क्या करेगा, वापस सेम के सेम गुड्स बेच देगा बेटा. ट्रेडिंग कर रहा है एक तरह से बेटा, ये मान लेंगे. सर पढ़ना वापस है. सब्सिक्वेंटली ए लिमिटेड स्टार्टेड इशूइंग टैक्स इनवॉइसेस फॉर सप्लाई ऑफ यार्न टू बी लिमिटेड. हाउएवर देयर वाज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड. केवल बोगस बिल इशू कर रहा है ए से बी को, ताकि ए का टर्नओवर बढ़ जाए और ए एलिजिबल हो जाए लोन के लिए बेटा बैंक से. The tax invoices were issued and the same were reported in GST returns filed by A. Further, B Limited availed the ITC of all such tax invoices reported by A Limited. The finished goods related to such tax invoices were sold in the local market by A Limited in cash without charging any GST and without issuance of tax invoice बेटा. मतलब एक एक कस्टमर ऐसे है जिनको बिल की जरूरत नहीं होती है, वो बिल इशू नहीं करता है और कैश में पेमेंट ले लेता है और कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया बेटा. इसकी वजह से क्या हो रहा बेटा है, ए के जो कस्टमर थे वो ऐसे थे जो सर विदाउट बिल गुड्स लेते थे, विदाउट बिल सेल करता था, कैश में ट्रांजेक्शन होता था. इसकी वजह से उसका टर्नओवर कम दिख रहा था बेटा. तो इसने क्या किया, कस्टमर को बेचा तो कैश में ही 2 नंबर में बेटा, पर टर्नओवर दिखाने के लिए बी लिमिटेड को बिल इशू कर दिया और उस बिल के बेस पे बी लिमिटेड क्रेडिट ले पा रहा है बेटा. है ना भाई. तो कस्टमर थे अनरजिस्टर्ड या जो भी लोग थे जिनको इसने गुड्स बेचा है विदाउट इश्यू ऑफ एनी टैक्स इनवॉइस, कोई टैक्स चार्ज नहीं किया और उस पर सर उनको माल सप्लाई कर दिया, पर वो टर्नओवर को रिपोर्ट करने के लिए इसने क्या किया, वो बिल उन कस्टमर को नहीं दिए और वो बिल दे दिया इसने किसको, बी लिमिटेड को, जिसने उसके बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया. अब आगे क्या हुआ, बी लिमिटेड इश्यूड इनवॉइस. अब बी ने जो बिल लिए बेटा, अब बिल जो ले लिया वो तो स्टॉक उसने परचेज के लिए एक तरह से बेटा माल ऑन रिकॉर्ड. अब वो जब तक सेल नहीं करेगा तब तक स्टॉक दिखेगा बेटा उसका. अब क्या होगा आगे, बी लिमिटेड issued tax invoices for provision of certain services to A Limited in the form of testing of cotton, repair and maintenance of machinery installed at A Limited apart from other services. ओहो हो, अब सब क्या हुआ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, मैं समझाता था बेटा. ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड को यार्न बेचने का बिल इशू किया. ओके, बी लिमिटेड ने क्या किया होगा बेटा, इसके बिल के बेस पे आईटीसी अवेल कर लिया बेटा. क्लियर. अब एक्चुअली गुड्स तो बी के पास आया नहीं बेटा, अब आईटीसी इसने अवेल कर लिया. अब आईटीसी अवेल कर लिया तो इस आईटीसी करेगा क्या बेटा. क्लियर. तो दिमाग लगाया इन्होंने बेटा, क्या वापस बी ने ही ए को बिल इशू कर दिया. किसका, सर्विसेज का. अब बी ने ए को सर्विस दी है,
अब इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं सर्विसेज का ना यार। कंसल्टेंसी का बिल लिख दिया, सर टेस्टिंग ऑफ कॉटन यान जो बनाया है या कॉटन जो बनाया है उसका टेस्टिंग का बिल लिख दिया, रिपेयरिंग ऑफ मशीन का बिल लिख दिया, जबकि एक्चुअली कोई सर्विसेज बी ने ए को प्रोवाइड नहीं करी थी। इससे क्या हुआ, इधर बी का आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, और सर जो बिल पे जीएसटी लगाया होगा बी ने ए के लिए, वो ए क्या ले लेगा, उसका आईटीसी ले लेगा बेटा। सपोज 10 करोड़ का ओरिजिनली ए ने बी को बिल लिखा था, उस पे जीएसटी था मान लो 18%, इट कम्स टू 1.8 करोड़ बेटा। क्लियर। अब 1.8 करोड़ का जीएसटी वाला अमाउंट बी के पास पहुंच गया, इधर 1.8 करोड़ की लायबिलिटी आ गई ए लिमिटेड की, उसका टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ गया बेटा। बी लिमिटेड ने क्या किया, 1.8 करोड़ का क्रेडिट ले लिया बेटा। अब मालिक बी लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, इसमें से लगभग मान लो 90% होता है, मतलब 10 करोड़ का 90% 9 करोड़ के सर्विसेज के इनवॉइस इशू कर दिए बेटा, जिसपे जीएसटी का अमाउंट था कितने का, सर 9 करोड़ पे 18% लगा दो बेटा, 1.62 करोड़ बेटा। 1.62 करोड़ का जीएसटी का टैक्स का अमाउंट बिल पे लिखा बेटा किसने, बी लिमिटेड। किसको, ए लिमिटेड को। मतलब 10 करोड़ का यान सप्लाई किया, डमी यान, एक्चुअल लाइन यान था ही नहीं, ए ने बी को, सर, और उस पे जो जीएसटी था उसका क्रेडिट ले लिया किसने, बी लिमिटेड ने। अब बी ने क्या किया, कंसल्टेंसी का बिल लिख दिया किसको, कंसल्टेंसी या कोई भी सर्विस का बिल लिख दिया कितने का, 9 करोड़ का किसको, ए लिमिटेड को बेटा। अब ये सर्विसेज का जो बिल था उस पे जीएसटी लगाया 1.62 करोड़ का, तो ले देके 1.62 करोड़ का आईटीसी ले लिया किसने, ए लिमिटेड ने बेटा। हाँ है ना भाई। तो सर कुल मिला के सर इधर से गुड्स घुमा और इधर से सर्विसेज वापस आई, और सर 1.8 की जो लायबिलिटी थी उसमें से 1.62 तो वापस अपने पास आ गया क्रेडिट की फॉर्म में बेटा। क्लियर। अब बचा क्या, 18 लाख का बेटा। हाँ है ना भाई। अब इधर बी लिमिटेड भी कौन है, अपनी कंपनी बेटा। अब इसने क्या किया, मैं तुम्हें समझा देता हूं बेटा। जो ऑन रिकॉर्ड यान इसको रिसीव हो गया था किसको, बी लिमिटेड को बेटा। इसने यान को ये दिखा दिया कि यान खराब हो गए पड़े पड़े, और यान खरीदा था कितने में, 10 करोड़ में, और आगे सर केवल 1 करोड़ में वो सारे यान बेच दिए बेटा, लॉस से बेच दिए बेटा। ऐसा दिखा दिया इसने ऑन रिकॉर्ड बेटा। तो 1 करोड़ का सेल दिखाया, 10 करोड़ के माल को 1 करोड़ में बेच दिया, मतलब 1 करोड़ पे लायबिलिटी आएगी बेटा आपकी। तो अब 1 करोड़ पे लायबिलिटी आएगी 18 लाख की, 18 लाख का क्रेडिट आपके पास वैसे भी बच गया था बच्चा। क्लियर। वो 18 लाख का क्रेडिट इसने यूज कर लिया बच्चे। हाँ है ना भाई। अब देखना पॉइंट नंबर 3 को पढ़ना, मजा आ जाएगा सर। प्लानिंग समझे बेटा। बी लिमिटेड issues tax invoices for provision of certain services to A limited in the form of testing of cotton, repair maintenance of machinery installed at A limited apart from other services। ठीक है साहब। However, no such services were actually provided by B to A। केवल डमी था बेटा क्रेडिट इधर से उधर पास ऑन करने के लिए। The input tax credit appearing in the books of account of B limited, which was availed on the basis of fake yarn invoices, was utilized by B limited at the time of discharging GST liability in relation to alleged tax invoices issued against provision of services to A। तो सर 1.8 का इसने क्रेडिट लिया था बेटा। 1.8 के क्रेडिट में से 1.62 करोड़ तो क्रेडिट लायबिलिटी में काम आ गया। लायबिलिटी मतलब वो का वो बिल लिख दिया इसने सर्विसेज का किसको, ए लिमिटेड को। तो 1.80 करोड़ जो इसके पास आईटीसी था उसमें से 1.62 क्रेडिट काम आ गया फॉर पेइंग लायबिलिटी, और वो 1.62 करोड़ का क्रेडिट ए ने ले लिया। मतलब ए ने सेल भी दिखा दी, ए ने परचेज भी दिखा दी बेटा। सेल भी होगी डमी, परचेज भी होगी डमी बेटा। तो क्या हो गया बेटा, सेल तो क्या गुड्स, परचेज क्या सर्विसेज। क्लियर। तो एक्चुअली इसका टर्नओवर क्रॉस हो गया कितना, सर जो बैंक को चाहिए था लोन देने के लिए बेटा। फर्दर बी लिमिटेड इश्यूज टैक्स इनवॉइस फॉर सेल ऑफ यान, क्योंकि सर बी लिमिटेड पास यान तो पहुंच गया ना 10 करोड़ का बेटा। अब 10 करोड़ का अगर यान इसके पास पहुंच गया है बी के पास, तो या तो स्टॉक में दिखा होगा है, कल को ऑफिसर आ गया वेरीफाई करने, स्टॉक तो मिलेगा नहीं बेटा, पकड़ में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या दिखाया कि वो यान हमने बेच दिया है। अब बेच दिया तो 10 करोड़ का यान था, कितने में चाह देखो बताओ, देखना ध्यान से। फर्दर बी लिमिटेड इश्यूज टैक्स इनवॉइसेज फॉर सेल ऑफ यान विच वर एलिजिडली परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड, जो बोगस परचेज किया था, टू अदर ग्रुप एंटिटीज टू एंश्योर दैट द स्टॉक ऑफ यान बिकम्स जीरो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ईयर एंड बेटा। 10 करोड़ का यान खरीदा और थोड़ा थोड़ा बेचता गया और अपनी ग्रुप कंपनी को बेचा, पर
ताकि स्टॉक जीरो हो जाए बेटा। द टैक्स इनवॉइसेज वर इश्यूड एट द रेट lowered by 90% of the actual tax invoices received from A Limited, contending that quality of yarn had deteriorated during the storage। बच्चा सर 10 करोड़ का यान 1 करोड़ में बेच डाला बेटा, ये बोल के कि यान खराब हो गया इसलिए वैल्यू कम हो गई और हमने कम वैल्यू पे बेच दिया बेटा, तो इसका स्टॉक भी जीरो हो गया। जो आईटीसी उधर से यहाँ पे आया था, ए से बी के पास आया था, वो आईटीसी का 90% आईटीसी वापस ए के पास पहुंच गया बेटा, तो एक्चुअली ए की लायबिलिटी आई नहीं बच्चा, क्लियर। और इधर 18 लाख का ग्रुप कंपनी को बिल लिख दिया, ग्रुप कंपनी क्या करेगी, उस बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लेगी बेटा, बच्चे हुए क्रेडिट का बेटा। तो सर ऐसा गेम जमाया इन्होंने बेटा। मिस्टर एक्स वाज अवेयर ऑफ द अफोर्सेड एक्शन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, वो कंसल्टेंट को सब पता था बेटा। फर्दर द जीएसटी रिटर्न्स वर फाइल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर बोथ द कंपनीज, ये फेक बिल के जो टैक्सेस थे इसका रिटर्न एक्स ने ही फाइल किया बेटा दोनों कंपनी का। ए लिमिटेड अप्रोच्ड मिस्टर पी, a practicing chartered accountant, to issue relevant certificates to the bank certifying the turnover of A Limited and B Limited as a genuine turnover to ensure that the required loan amount is sanctioned to A Limited। साहब अब वो A Limited के मालिक कहां पहुंचे, मिस्टर पी जो एक सीए फॉर्म है बेटा, ये प्रैक्टिसिंग सीए बेटा, उसके पास पूछे कि भाई आप सर्टिफिकेट दो कि हमारा जो टर्नओवर है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बिल्कुल जेन्युइन टर्नओवर है ताकि बैंक हमको लोन दे दे। ए लिमिटेड elaborated the entire arrangement made by it with regard to B Limited। अच्छा ए ने क्या किया, जो सीए साहब थे उनको सारी डिटेल दी कि हमने ये ट्रांजेक्शन ऐसे ऐसे किया है, हमारे बीच में एक्चुअली ट्रांजेक्शन कुछ हुआ नहीं, बोगस बिल के थ्रू हमने ये सब कारनामा किया है। मिस्टर पी अप्राइज्ड ए लिमिटेड ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इंप्लीकेशन दैट में अराइज इन द गिवन केस। बेटा अब मिस्टर पी जो सीए है, आप लोगों ने तो पढ़ रखा बेटा, आप सीए लोग, आपने बताया उस कंपनी को कि भाई साहब तुम जो कारनामा कर रहे हो उसके इंप्लीकेशन ये है। फर्स्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है बी लिमिटेड ने ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट डॉक्यूमेंट, तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 12 में कवर होता है और ये ऑफेंस है बेटा। सेकंड, इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेटा। अच्छा फेक इनवॉइस पहले ए ने, ये रहा बेटा, ए लिमिटेड ने 10 करोड़ के यान के फेक इनवॉइस लिखे किसको, बी को बेटा। अरे हाँ ना मालिक, देखना ध्यान से। ओके सर, सबसे पहला ए ने बिल लिखा 10 करोड़ का यान को किसको, बी लिमिटेड, जिसमें 1.8 करोड़ क्या था बेटा, आईटीसी था बेटा। अच्छा 1.8 करोड़ 10 करोड़ तो मैंने फिगर लिखे जस्ट आपको समझाने के लिए बेटा। तो फर्स्ट बोगस बिल तो ये हो गया। सेकंड बोगस बिल बी ने लिखा किसको, ए को 9 करोड़ की सर्विसेज का बेटा। थर्ड, बी ने अपनी ग्रुप कंपनी को रिमेनिंग जो 18 लाख का बिल लिखना था बेटा, अपनी ही ग्रुप कंपनीज को इनवॉइस लिखा, हाँ है ना भाई, रिमेनिंग 1 CR का बच्चा, सो दैट 18 लाख का जो आईटीसी बचा हुआ था वो भी आगे पास होना जाए अपनी ग्रुप कंपनी को बेटा। तो सर व्हाट हैपेंड, बी लिमिटेड इश्यूड द इनवॉइसेस टू इट्स ग्रुप कंपनीज फॉर ₹1 CR, ये भी बोगस बिल था बेटा एक तरह से, एक्चुअल सप्लाई तो कुछ हुआ नहीं। तो सर दीज वर द फेक इनवॉइसेस व्हिच वर इश्यूड, हाउएवर एक्चुअल सप्लाई कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे केस में The aforesaid actions are liable for penal action under section number 122 subsection 1 clause number 2। आपको पता है बेटा, ऑलरेडी हम 2-3 बार बात कर चुके हैं, बोगस बिल के केस में एक्चुअल सप्लाई नहीं हुआ इसलिए सेक्शन नंबर 74 का लायबिलिटी नहीं आता क्योंकि टैक्स पेबल था ही नहीं बेटा, बोगस बिल था बेटा केवल। पर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 12 का, क्लॉज नंबर 2 का पेनल्टी इन पे लगेगा। 100% ऑफ टैक्स इनवॉल्व्ड इज द पेनल्टी का अमाउंट, ए पे भी बी पे भी, और बी ने जो एक और बिल इशू किया उसके लिए भी बेटा, हाँ है ना भाई। फर्दर जेल के प्रोविजन सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के यहां भी अट्रैक्ट होंगे अगर अमाउंट इन्वॉल्व। सर याद है बेटा, बोगस बिल के केस में 1 करोड़ से ऊपर भी है तो भी प्रोविजन लगते हैं जेल के बेटा। थर्ड, फ्रॉडुलेंट आईटीसी अवेलमेंट। सर ध्यान दीजिए बेटा, ये बी लिमिटेड ने क्या किया, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया। सेकंड, ये ए लिमिटेड ने भी तो बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, और वो ग्रुप कंपनीज ने भी तो बेटा वो बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया होगा बेटा। तो ये सारे लोग जो बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 बच्चा, हाँ है ना भाई। तो सर सुनना, अब इन्होंने एक्चुअली, अगर मैं बी की बात करूं बेटा आपसे, अगर मैं बी लिमिटेड की बात करूं बेटा, तो बी लिमिटेड ने
एक्चुअल सप्लाई तो कुछ किया नहीं था बेटा, तो इसकी एक्चुअल लायबिलिटी तो कुछ थी नहीं बेटा, पर इसने आईटीसी लिया बोगस बिल के बेस पे। हम ऑलरेडी बात कर चुके बेटा, बोगस बिल लिया, बोगस बिल दिया, तो ऐसे केस में एक्चुअल सप्लाई कुछ किया नहीं, तो एक्चुअल लायबिलिटी कुछ थी नहीं। एक्चुअल लायबिलिटी नहीं थी तो सर आपने जो आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूज किया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी हुआ नहीं बेटा, तो सर बी लिमिटेड पे पेनल्टी लगेगा, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 वाला बेटा। अब तो याद हो गए ना सर आपको तो। प्लस सर ए लिमिटेड ने क्या किया, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया और इसने अपनी एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने में उस क्रेडिट को यूज किया होगा बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में इस पे 74 का पेनल्टी लगेगा बेटा। ग्रुप कंपनीज ने भी अगर एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने के लिए वो क्रेडिट को यूज किया होगा तो अगेन इन पे भी 74 का पेनल्टी लगेगा, हाँ है ना भाई। और ध्यान देना बेटा, बी लिमिटेड क्या कर रहा है, बोगस बिल ले रहा है, बोगस बिल दे रहा है, तो बोगस बिल इश्यू करने के लिए 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 का पेनल्टी, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लेने की वजह से 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 का पेनल्टी बेटा। और जो लोग एक्चुअली, जैसे ए लिमिटेड हो गया बेटा, एक्चुअल लायबिलिटी को पे करने में वो क्रेडिट यूज करेंगे, या ग्रुप कंपनी जो एक्चुअल लायबिलिटीज को पे करने के लिए क्रेडिट यूज करेगी, उन पे 74 का पेनल्टी लगेगा, हाँ है ना भाई। भारत माता की जय सर। प्लस दिस ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन यहाँ भी अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये सब आप देख रहे होंगे जो हम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है बेटा, बस केस बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। पॉइंट नंबर 4, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन जीएसटी रिटर्न्स एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या करे बेटा, जब उनको पता है कि ये फेक इनवॉइस के ट्रांजेक्शन थे और उसके रिकॉर्ड्स आपने गलत मेंटेन किए, आपने रिटर्न्स जो फाइल किए उसके अंदर सारा ट्रांजेक्शन दिखाया, मतलब आपने सर जीएसटी रिटर्न्स जो फाइल किए were not backed by correct information in terms of supply of goods or services. Knowing that there was no supply of actual goods or services and ITC was also not available, the returns filed by both the companies were wrong. The books of account and financial records were also falsified in terms of information related to sales and inventory बेटा। सब कुछ गलत था बेटा, फ्रॉड था बेटा ये। This act of furnishing incorrect information in GST returns and falsifying financial records is an offense under section 122 subsection 1 clause number 10, and this offense may also be punishable for imprisonment under section 132 subsection 1 बेटा, हाँ है ना भाई, डन सर। एंड लास्ट जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन मिस्टर एक्स। ये एक्स हर केस में फंसा है भाई। अब एक्स पे क्या इंप्लीकेशन होंगे, ये थे भाई साहब कौन, कंसल्टेंट, सीए नहीं था बेटा, ये कंसल्टेंट सर। नाउ ही इज ऑल्सो अबेटिंग, हाँ है ना भाई, ये हेल्प कर रहा ना यार, टैक्स चोरी करने में हेल्प कर रहा है बेटा, सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 का पेनल्टी इस पे लगेगा बेटा। एंड इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन भी इस पे अट्रैक्ट होंगे। अगर कोई ऑफेंस करने में हेल्प करता है आपकी बेटा तो उस पे भी इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। पढ़ लो सर इसको। मिस्टर एक्स being a consultant of A Limited had adequate knowledge of the fraud and willful misrepresentation of the facts in terms of maintaining the financial records and submission of information in GST returns. In fact, Mr. X himself was filing the GST returns and was aware of the fake invoices and ineligible ITC availment by the companies. So Mr. X shall be liable to a penalty in terms of provisions of section number 122 subsection 3 in the given case. Since in the given case he had aided, किस लिए पेनल्टी लगा बेटा उस पे, because he aided or abetted the offense specified above बेटा, and this is also punishable with imprisonment and fine under section 132 subsection 1 depending on the amount of default involved and subject to the specified condition. ठीक है साहब, क्लियर। एंड भाई साहब, if a CA chartered accountant undertakes the assignment of issuing relevant certificates, मान लो ये सब बोगस बिल के ट्रांजेक्शन हुए, बोगस टर्नओवर था, फिर भी ये पता था सीए को और फिर भी उसने अगर सर्टिफिकेट दिए ताकि उस ए लिमिटेड को बैंक से लोन मिल जाए बेटा, तो क्या होगा, इफ द सीए अंडरटेक्स द असाइनमेंट ऑफ, अगर वो असाइनमेंट ले लेता बेटा ऑफ इशूइंग रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स टू द बैंक, thereby certifying the turnover of A Limited and B Limited, he may be held guilty of professional misconduct। पहली बात तो ये। Further, he shall also be liable to a penalty in terms of section 132 subsection 3, क्योंकि वो भी इस तरह के ऑफेंस में इन्वॉल्व हो गया बेटा, एक तरह से सर्टिफिकेट दिया, मतलब उसको सब पता था फिर भी सर्टिफिकेट दिया बेटा उसने, he aided in abetting the offense. This offense may also be punishable with imprisonment and fine under section 132 subsection 1
डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन्वॉल्व एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस, और सर उस पर भी पेनल्टी के प्रोविजंस प्लस जेल के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये केस स्टडीज भी खत्म होती है अब। सरकार पूरा सिलेबस शायद आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये जीएसटी एथिक्स जो हमने पढ़ा, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ा हमने जो पॉइंट पढ़ रखे थे उसी को इम्प्लीकेशन हमने देखा। क्या लिखा सर? डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, पुट योर 100%, क्योंकि सर अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। लगा दो अपना पूरा दम। बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम्स एंड फ्यूचर एंडेवर्स फ्रॉम सी मंगल एंड टीम वाइम कॉन्सेप्ट्स। सरकार एक लाइन मैंने आपके लिए लिखी बेटा, चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। भारत माता की जय। ऑल दी बेस्ट गाइस। माहौल जबरदस्त शानदार बनाइए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए। और हाँ, एक बात और सर, यहाँ जो मैंने ये नोट किया है, ये ट्रांजेक्शन, अगर इसका फोटो खींचना है प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड। अब आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो, सो दैट आपको ये ट्रांजेक्शन पढ़ते वक्त, केस स्टडी नंबर 4 पढ़ते वक्त आपको हेल्प करेगा। और हाँ, मेरे को ये गट फीलिंग है इस बार कि ये जो 4 केस स्टडी पूछी इन्होंने बेटा, उनमें से थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके कोई एक केस स्टडी एग्जाम में आना चाहिए जीएसटी के पेपर के अंदर, सीए फाइल में बेटा। क्लियर? सो अच्छे से पढ़ना बेटा, मस्त होके पढ़ना, खुश होके पढ़ना, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू लॉट, टेक केयर, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस। आई होप आई मेड जस्टिस विथ योर टाइम। ऑल द बेस्ट गाइस। माहौल जबरदस्त शानदार। थैंक यू सो मच।